अस्सलाम वालेकुम। इफेक्टिवली इंडस वाटर ट्रीटी को डिसॉल्व करना लीगली इम्पॉसिबल है विदाउट दी थ्री पार्टीज़ जो इन्वॉल्व हैं, जो सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो वर्ल्ड बैंक है, उनके बगैर। लेकिन इंडियन साइड से प्रिटी मच आप कह लें अबेटेड या सस्पेंडेड, या आप कह लें कि वो उसको उन्होंने लिम्बो के अंदर, फ्लक्स के अंदर डाल दिया। तो आप डिसॉल्व ही समझें इंडियन साइड से। उसके तहत उन्होंने क्या प्लान किया है कि इंडस रिवर को वो रावी ब्यास रिवर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वो हरीके बराज से पंजाब के ज़रिए, सतलुज रिवर के ज़रिए पानी को रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। इस इनिशिएटिव में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना है पानी के फ़्लो को पाकिस्तान को, और कहा है कि ये पहलगाम मैस्कर की बुनियाद पे किया जा रहा है। इसका दोनों का आपस में क्या कॉरलेटिव लिंक है या मॉरल लिंक है, मैं नहीं डिस्कस करता। ये इंडियन गवर्नमेंट ही बेहतर जाने के वो ये फैसले क्यों कर रही है। बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक फैसला है जो कि इंडिया बिल्ट अप कर रहा था पिछले 70-80 सालों के अंदर, बिकॉज उसके पास वो कैपेसिटी नहीं थी इतना ज़्यादा पानी होल्ड करने के लिए और रीडायरेक्ट करने के लिए। बट हमेशा से अज़म उसका, और कश्मीर की शरारत के पीछे भी यही वो एक डेवलिश जो डिज़ाइन था, वो यही था कि पाकिस्तान को नाकाम कर दिया जाए। और शुरू में भी आपको याद है कि नेहरू जो था, वो पंडित नेहरू कहा करता था कि बनने दो, 2-4 दिन बाद देखना ये रोता हुआ हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑल ऑड, इसके बावजूद कि जियो स्ट्रेटिजिकली बड़ा ऑकवर्ड मुल्क है, इसकी जोग्राफियाई मसाइल अपनी तरफ हैं, इसके अंदर लीडरशिप की जो एक वैक्यूम है उसकी अपनी तरफ है, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ सर्वाइव कर गया बल्कि अब तो ये लगता है कि थ्राइव करने लगा। तो ये सब अब हजम नहीं हो रहा है इंडियन मैनेजमेंट को, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली कांग्रेस हो या हार्ड हिंदुत्व वाली आरएसएस बीजेपी हो। ये बात भी आप लोग कान खोल के सुन लें, पानी दोनों ने आपका रोकना है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी के मसाइल थे जो कि अब रिजॉल्व हो गए हैं। वही प्रोजेक्ट है, वो 200 किलोमीटर लॉन्ग एक मेगा कनाल है जिसके 12 लार्ज टनल हैं, और पानी इंदिरा गांधी कनाल के थ्रू जाएगा, और कनाल में भी गंगा कनाल है और सारे उनके ज़रिए ये यमुना दरिया के अंदर जाएगा। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा और यूपी की उसको खेती को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यमुना एक प्रीटी मच डेड रिवर है, लेकिन उसको ज़िंदा करने के लिए ये 12 कनाल इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि जो सब्सिक्वेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि वो उस ज़माने से बनता आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान उनका यही है, स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को वाटर स्टार्व किया जाए। ज़ाहिर बात है, हमें एग्रेरियन इकॉनमी है, ये ब्रेड बास्केट है साउथ एशिया की, जो पंजाब हमारा, सिंध हमारा। तो इसको स्टार्व करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पानी का मसला क्रिएट किया जाए। पाकिस्तान ने ऑफिशियल ख़त भेज दिए हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, उसको प्लीड करने के लिए केस को। और ये प्रोजेक्ट जो है, जो इंडियन तैयार कर रहे हैं, 2 से 3 साल का यमुना रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट है। ये एक डायरेक्ट कोट है जो मैं पढ़ना चाहूँगा इंडियन न्यूज़पेपर का। एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है June 8 को इंडिया टुडे के अंदर। उन्होंने कहा है कि इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर April 22 पहलगाम टेरर अटैक, एंड नाउ द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिवाइज्ड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दैट विल मेक पाकिस्तान यर्न फॉर एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन द कमिंग फ्यूचर। पहले अब ये लैंग्वेज देखें, ये एक इंडिपेंडेंट लिबरल अखबार की, एक सेकुलर रियासत के अंदर, एक सेकुलर वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर की लैंग्वेज है कि पाकिस्तान कतरे कतरे को तरसा करेगा, क्योंकि उसने, उसकी हिम्मत कैसे होगी, उसने हमारे ऊपर ये दहशतगर्दाना हमला किया। पहले तो अपने ज़ाती सिक्योरिटी फेलियर के ज़रिए, उस सारे एक फ्रेमवर्क के ज़रिए जस्टिफाई करना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी एग्रेशन को, तो वो तो हमने सारा काफ़ी हद तक डिबंक कर दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और दुनिया के प्लेटफॉर्म्स ने किया इसको। इस तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं बुनियादी उस साइकोलॉजी पे यहाँ बात करना चाहूँगा जो इंडिया ने डेवलप कर ली है पिछले 70-80 सालों में, कि वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर पा रहे। और वो साइकोलॉजी इतनी अब इनबिल्ट हो गई, इतनी स्किन डीप नहीं है, वो हड्डियों तक चली गई है आम हिंदुत्वी पॉपुलेशन के अंदर, जो एक फनेटिकल मजहबी, या और ये मजहबी जैसे कन्वेंशनल मजहबियत नहीं है, ये वो ज़ायनिज़्म वाली मजहबियत है, ये नेशनलिस्टिक रिलीजियोसिटी है। इसका एक नाम भी होता है अंग्रेजी में, मिक्सअप कर रहा हूँ, बट जैसे इसमें नेशनलिज्म से लिंक्ड एक मजहबी तसव्वुर या मजहबी जज्बा है। ये मजहबी जज्बा इन दी कन्वेंशनल सेंस नहीं है कि कुछ इबादत, रसूमात और तौर तरीक़ों के इश्क में वो अपने वो मारे जा रहे हैं, बिकॉज ये सब मुसलमानों ने भी प्रिजर्व किए थे। इसके बावजूद कि कम्प्लीटली एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी हिंदुस्तान के जो डिफरेंट पेगन कल्चर्स और ट्राइब्स थे,
एक तो यूनिफाइड हिंदुइज्म नहीं था इनके अंदर, बट जनरली जो इनके धार्मिक प्रैक्टिसेस कह लें उनको, उसको काफ़ी एक अच्छी तरीके से मुगलिया सल्तनत ने प्रिजर्व भी किया, उसको स्पेस भी दी, गुंजाइश भी दी। तो वो कुछ मजहबी इकदार से इश्क नहीं है, वो जैसे एक नेशनल आइडेंटिटी जो वो एक फॉल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके तहत वो सारी लोकल इंडिजिनस आइडेंटिटीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर बनती है, या कश्मीर वैली की बनती है, या मणिपुर की बनती है, या नागालैंड की बनती है, जिन स्टेट्स के अंदर बेसिकली जो एथनिक आइडेंटिटी जो कि थोड़ी डिस्टिंक्ट नज़र आती है उस मोनोलिथिक आइडेंटिटी से, जो गुजरात में और महाराष्ट्र में तैयार की गई है लेबॉर्ट्रियों के अंदर, जो हिंदू आइडेंटिटी है, जो कि बेसिकली एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट का एक्सटेंशन है, जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने मैन्युफैक्चर किया था ताकि वो एक बहुत बड़े यूनियन को कंट्रोल कर सकें, टेरिटरी को, कि यहाँ दो कौमियतें रहती हैं, हिंदू और मुसलमान। हालांकि मुसलमानों को भी एक मोनोलिथ के तौर पर ट्रीट करना अनफेयर है, हमारे अंदर मजहबी ग्रोह हैं, हमारे अंदर एथनिक डिविजन्स हैं, और जो हिंदू या सनातन या धार्मिक जो कल्चर है हिंदुस्तान का, उसके अंदर तो जैसे ये नापैद बात है कि आप इनको एक ग्रुप बना दें। उसी कॉलोनियल माइंडसेट को एक्सटेंड किया इंडिया ने, और आज वो इस नहज पे आ गया कि वो एक 25 करोड़ के सॉवरन मुल्क का, चाहे वो आपका हिस्टोरिकल एनिमी रहा है और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसका आपके साथ, उसका आप पानी रोकना चाह रहे हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसकी इम्प्लीकेशंस ये है कि इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे आ जाएगा और पाकिस्तान जो है वो मिन्नत समाजी शुरू कर देगा हिंदुस्तान की पानी के चक्कर में। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब जो है वो अमेरिका की इंटरटेनमेंट और खुशनुदी के लिए किया जा रहा है, बिकॉज अगर हम दोनों मुल्क यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में रहें, मैं नहीं कहूँ बडीज़ बन जाएँ, बट अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में रहते हैं तो इधर और जो है वो चाइना के कंटेनमेंट के लिए अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर फिर नेटो की और अमेरिका की मदद दरकार हो जाती है। पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया 80s 90s और 2000s के अंदर, और अब माशाल्लाह से इसका जो है परचम जो है उसके अलंबरदार जो है वो हिंदुस्तान बनने जा रहे हैं मोदी रजीम के तहत, बिकॉज जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा बन गई है गुज्जू बिजनेस कम्युनिटी, जो हिंदुत्वी आइडियाज़ की बुनियाद है फाइनेंशियल, उसका कैपिटल प्रोवाइड करती है, वो लोग टोटली ऑन बोर्ड है, क्योंकि उनको मोटे मोटे ठेके मिलते हैं उन जहाज़ों के जिनको पाकिस्तान ने हर महीने 2 साल बाद गिराना होता है, और फिर वो ठेकों के ज़रिए और जहाज़ और अंडरपास और कनाल्स और इस तरह की चीज़ों के वो कारोबार करते रहेंगे। तो बेसिकली एक एलीट है। अगर एलीट कैप्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान शायद उसके सामने एक इगैलिटेरियन जन्नत लगता है, जो हिंदुस्तान के अंदर जिस किस्म की इंडस्ट्रियल जालिम मोटे पेट मोटे पित्ते वाली भूखी, मतलब बड़ी भूख वाली एक जालिमाना किस्म की गासमाना किस्म की सरमायादार क्लास जो है वो इंडिया के अंदर जो नजर आती सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो ट्रेनिंग होगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। इस जीवन में हिंदुस्तान की जो फैनेटिसिज्म है वो इस हद तक चली गई है कि जो उन्हीं के कोट एंड कोट धार्मिक फेथ से निकलने वाला एक सिख मज़हब है, हालांकि मैं इसको डिस्टिंक्ट मज़हब के तौर पे देखता हूँ और इस्लाम के इन्फ्लुएंस उस पर वाजे हैं, लेकिन वो जब उसको ओन करना चाहते हैं उनको मिलिटेंसी और सेशनिज्म से हटाने के लिए, खालिस्तान के लिए, तो वो एक रोना डाल देते हैं कि सिख तो हमारे भाई हैं, हमारे दिफा करने वाले हैं, ये तो शैतर का जो ट्रेडिशन है धार्मिक मज़ाहिब का, ये उसकी कंटिन्यूएशन है, और ये हमारे जंगजू हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है, मुगलों के मुखालिफ ये हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जैसी मोमेंट आता है तो वो उनको अंडर द बस भी फेंक लेते हैं। आज जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जिनको शहीद मानते हैं सिख अपने मज़हब के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में खालिस्तान की तहरीक के सबसे बड़े शहदा में से शामिल हैं, उनका ज़ालिमाना कत्ल गोल्डन टेम्पल के अंदर और बुलडोज़ कर देना मक्के मदीने की मिसल या हरमैन की मिसल, जो 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 इबादतगाह है सिखों की, गोल्डन टेम्पल की, उसको रौंद देना टैंकों के तले, मल्टीपल ऑपरेशंस करना, उसका मजाक शुगल वगैरह भी वही लिखाते हैं। वो फॉर एग्जांपल जरनैल सिंह भिंडरांवाले को जरनैल सिंह भिंडी वाला कहते हैं, पिंडी वाला यानी कि जो भिंडियाँ होती हैं सब्जियाँ, उसका मजाक उड़ाने के लिए।
और वो जैसी हिंदुत्वियों का अब जब कोई मुसलमानों के खिलाफ मुहिम करनी होती है तो वो जैसे सिखों के उनसे बढ़ के भाई कोई नहीं है। बहरहाल उन्होंने सिख पिलग्रिम्स की जो है वो यात्रा जो है जो वो अपने उम्र या हज के लिए आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान साइड पे, उनकी वो एक शहादत की एनिवर्सरी होती है। गुरु अर्जन देव जी जो 5वें सिख गुरु हैं, उनकी जो बरसी है उसको मनाने के लिए जो ट्रस्ट बोर्ड बना हुआ है पाकिस्तान में, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, उनके साथ उन्होंने ख़राबी करके कहा कि ये आप नहीं जा सकते यहाँ पे, और वाघा बॉर्डर और दरबार साहिब वाली साइड बंद कर दिया। सिमिलरली अभी एक खौफ का आलम है ख़ास तौर पे G7 की मीटिंग को लेके, क्योंकि सिख जो हैं खालिस्तान के डायस्पोरा वाले जो लोग हैं जो कि बहुत ही एंटी इंडिया हैं, ख़ास तौर पे एंटी हिंदुत्व हैं, वो कनाडा के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये ना सिर्फ कनेडियन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा बल्कि ये मोदी के लिए भी बहुत बड़ा एक स्लैप होगा फेस में। ऑलरेडी उसकी इन्विटेशन में देर सवेर हो गई थी, जो कि मोदी को आप कह लें कि नाराज़गी का इजहार किया गया था वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, और वो धक्के से उन्होंने फिर अपने आप को इनविटेशन दिलवा के अपने आप को सिक्योर किया G7 में। अब सवाल ये बनता है कि क्या मोदी जा भी पाएगा G7 के लिए कि नहीं, या वो जयशंकर लेज़र आंखों वाले अंकल को भेज देगा कि तुम जाओ बेइज्जत हो खालिस्तानियों के हाथों। लंदन में भी बेइज्जत हुए थे, उनकी गाड़ी में भी धावा बोल दिया था खालिस्तानियों ने, बिकॉज ज़ाहिर बात है गुस्सा जो है, जो वैनम पंजाब के लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। उनको कत्ल किया गया, मैसेकर किया गया, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की गई, उनकी लीगल और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म किया गया, उनके इजहार पर पाबंदी लगाई गई, उनकी फसलों के ख़िलाफ़, उनकी खेती के ख़िलाफ़ टैक्सेशन की पॉलिसी चेंज कर दी गई, पूरे पंजाब को ड्रग से उन्होंने भर दिया और अपनी जवानी की नस्ल कुशी की उन्होंने पंजाबियों की। तो पंजाबी कौम वहाँ पे जो सिख मज़हब के अंदर उनकी जान है वहाँ पे, वो खासी नाराज़ हैं कनाडा अमेरिका में जो बैठे हुए हैं। तो इसकी तैयारी मेरा ख्याल है अब ये बड़ी एम्बेरसमेंट आने वाली है। जहाँ तक जंगी तैयारी है तो पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से ये फ़ैसला कर लिया है कि चाइना से वो J-35 एयरक्राफ्ट, KJ-500 एयरक्राफ्ट, HQ-19 मिसाइल्स ख़रीदने जा रहा है, और बहुत एक ख़ासी तादाद के अंदर। और ये एवेक जो शिनयांग कंपनी है उसके वो काफ़ी उन्होंने सेल्स और आर्म्स जो मुख्तलिफ चाइनीज़ आर्म्स मेकर हैं उनके सेल्स में भी बहुत इजाफा कर दिया। और ये पहली 5th जनरेशन जेट की एक्सपोर्ट होगी चाइना की, और उसका पहला रेसिपिएंट पाकिस्तान होगा। तो ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात भी है और बहुत बड़ी एक खुशाइन बात है, क्योंकि हम J-35 जो है 5th जनरेशन वो 2-4 नहीं ले रहे, जिस तरह हमें अमेरिका पीस मील करके F-16 दिया करता था, वो पहली डील के अंदर हमें 40 जहाज़ दे रहे हैं अपने। तो ये 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, और ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है, क्योंकि फ़ाइटर्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स की हमारी सुपीरियॉरिटी भी मेंटेन करेंगे यहाँ से लेके बे बंगाल तक। और प्लस KJ-500 जो हैं वो अर्ली वार्निंग एयरबोर्न सिस्टम्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कंट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, बेसिकली वो मिशन में साथ जाते हैं और वो वार्निंग पकड़ते हैं कि वहाँ पे कितने फाइटर्स आ रहे हैं, कितने मिसाइल रॉकेट वगैरह आ रहे हैं। तो जो हम एयर नेट क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ से लेके बे ऑफ बंगाल तक, ये एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर इंडिया को ब्लाइंड तो रखेगा और एरियल सपोर्ट नहीं देगा, जो कि हमारी 71 में कमज़ोरी बन गई थी, जो कि हमारा वीक पॉइंट है। तो एयरफोर्स से अगर हम सिक्योर रहेंगे तो इंशाल्लाह ग्राउंड इन्वेजन को हम रेजिस्ट भी कर लेंगे और शायद कुछ इंडिया की ज़मीन भी खोलें। तो ये जो F-35 जहाज़ है, अगर F-16 J-35 और F-16 का अगर आप कंपैरिजन करें तो F जो है वो पहले आने वाला अल्फ़ाबेट है और J बाद में आने वाला अल्फ़ाबेट है। तो जो चीज़ बाद में आती है तो वो ज़्यादा एक वेल डेवलप्ड होती है। इसी तरह जिस तरह J-F-16 था हमारे पास, तो उसको अगर आप डबल करें 16 दूनी 2 कितना बना, 32 जमा 3 35, और J बाद में आने वाला अल्फ़ाबेट। तो ये वाली लॉजिक भी आप समझ जाएं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। तो J-35 जो है ना, ये अल्लाह के फजल से मोर लग गई इंडिया के ऊपर एयर डिफेंसेस के अतबार से और एयर सुपीरियॉरिटी के बाद एतबार से। इंडिया 48-47 से लगा हुआ बेचारा, और आज तक उजरे ही होता रहेगा इसके अंदर इंशाल्लाह। इसी तरह जो हमारे JF-17 थंडर जो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी $4.6 बिलियन की अज़रबैजान ने डील कर ली और वो हमारे से परचेज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, और उनकी कामयाबी देखी इस प्रोसेस के अंदर। और अज़रबैजान जो आर्मीनिया के ख़िलाफ़ अपनी जंग प्रोसिक्यूट कर रहा है, उसके अंदर वो पाकिस्तान पे काफ़ी डिपेंडेंट हो गया और चाइना के ऊपर इन वेपनरी और इक्विपमेंट सिस्टम्स के लिए। क्लासिकली देखा जाए तो अज़रबैजान इज़ अ नेटो एलाई, लेकिन अब वो वेपन डिफेंस सिस्टम्स के लिए और अपने इक्विपमेंट के लिए चाइना और पाकिस्तान को टर्न कर रहा है। तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है, और इसके ऊपर भी एक लंबी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है कि किस तरह से ब्लॉक्स जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं। वो इतने लीनियर नहीं है, अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आप सिर्फ अमेरिका के दोस्त हैं एंड सो ऑन। लेकिन जब हम जंग और जिदाल की बात कर रहे हो, और जहाँ जहाँ दुनिया में मार्के खुले हुए, हम यूक्रेन रशिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की लड़ाई की बात करते हैं इंडिया के साथ, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो महाज खुला हुआ मुसलमानों के लिए और दुनिया के लिए जनरली मेरे ख्याल में, वो फ़िलिस्तीन का जो एक जेनोसाइड का सिलसिला चल रहा है।
काफ़ी अब 1.5 साल से। उस प्रोसेस के अंदर ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया, ईरान ने भी एक्शन लिया, अलामती एक्शन लिया, लेकिन लिया ज़रूर, और इसराइल की मेनलैंड को भी हिट किया। ईरान के ख़िलाफ़ असैसिनेशंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैक्स, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, सैंक्शंस नॉट टू से द लीस्ट। ईरान ने काफ़ी हद तक उसके अंदर अपने आप को होल्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया, इसके बावजूद कि उसको सीरिया की अपनी और लेबनान की मिलिशियाज़ और जो प्रॉक्सी फोर्सेस बन गई थी उनको कुछ हद तक सेक्रीफाइस करना पड़ा है। और जो एक शिया या ईरानी इन्फ्लुएंस का क्रेसेंट बन गया था मिडल ईस्ट के अंदर, जो ईरान से लेकर यमन तक जाता था, उसके अंदर दरार ज़रूर आ गई सीरिया के मामले को लेकर, लेबनान के मामले को लेकर। हिज़्बुल्लाह कमज़ोर पड़ गया सीरिया की लड़ाई की वजह से, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी पोजीशनिंग कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। एक तो उन्होंने बड़ा बोल्ड काउंटर प्रपोजल दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो उनकी न्यूक्लियर डील चल रही थी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की। उन्होंने कहा कि हम लिमिट करेंगे यूरेनियम की इनरिचमेंट को 3.67% तक फॉर पीसफुल सिविलियन यूज ओनली इफ इसराइल डिसमेंटल्स इट्स इंटायर न्यूक्लियर आर्सनल एंड कमिट्स टू अ न्यूक्लियर फ्री मिडल ईस्ट। उन्होंने कहा एक सिंपल सी बात है, हम लिमिट कर लेंगे इनरिचमेंट को 3.67% तक, जो कि सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, बिजली वगैरह के लिए। शर्त यह है कि इसराइल गेम से बाहर निकल जाए और वो मान ले कि उसके पास न्यूक्लियर आर्मामेंट है और वो उससे इज्तनाब करे और कहे मिडल ईस्ट जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्री रहेगा। यानी ये जो खित्ता है जो बहुत कंटेस्टेड है बॉर्डर वाइज, इसके अंदर एक ही तरीकाकार है कि किसी के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इसराइल जो है वो डिपोर्ट करना चाह रहा है गाज़ा एक्टिविस्ट को आजकल की रातों के अंदर। तो ईरान ने अपना चेकमेट दे दिया। इसी तरह ईरान ने कुछ अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड जो उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, इसके तहत उन्होंने इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, वो भी उन्होंने अब एक इशाया कर दिया है कि हम ये भी देख लें कि हमें एग्जैक्टली पता है कि इसराइल की न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ पे क्या हैं और कैसे हैं उनके वेपन सिस्टम। तो ये अब बात दुनिया में खुल के आने लगी है, ऑल्दो 10-12 साल से एक डिस्कशन में है, लेकिन पब्लिक उस कंजम्पशन में नहीं आई कि इट्स अ नोन फैक्ट कि इसराइल के पास जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल आर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है। फिर ये इसके अंदर एक हिडन जवाब ईरान की तरफ से भी है कि हमारे पास भी है ये सब। यानी इसी लैंग्वेज के अंदर छुपी हुई बात है कि नहीं साथ साहब, कि साढ़े कोल भी समान है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है इस सेंस में कि ईरान एज ए काउंटर बैलेंस रीजन के अंदर एक बड़ा अच्छा एक आ गया मौका। और जितने मुसलमान मुल्कों के पास ये टेक्नोलॉजी हो या ऑल टुगेदर किसी के पास ना हो, अगर हो एज ए काउंटर बैलेंस, एज ए मेजर ऑफ आप कह लें डेटरेंस, तो फिर ठीक है। और ईरान ने भी माशाल्लाह प्रॉब्ली डेवलप कर लिया। और थ्रेट की जो थ्रेट की एस्केलेशन की जा रही है अमेरिका और ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से, वो भी गवाह इस चीज़ की कि उनके ईरान के अब न्यूक्लियर थ्रेट का भी पूरा अंदेशा और खौफ है, और क्रेडिबल मतलब ये है। इस ज़मन में फिर इसराइल के जो मुहासरे को तोड़ने के लिए एक वफ्द चला था मेडलिन के ऊपर, जो एक फ्लोटिला थी यूरोपियन, उसके अंदर काफ़ी पासपोर्ट होल्डर्स डिफरेंट कौमियतों के थे, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बतौर थे। तो वो कम सामान लेके गए थे खाने पीने का, बट वो अलामती तौर पे ब्लॉकेड को तोड़ना चाहते थे जो इसराइल इलीगली प्रोसिक्यूट कर रहा है गाज़ा के ख़िलाफ़, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल वाटर्स को या गाज़ा के वाटर्स को तो नहीं कंट्रोल करता ऑफिशियली, लेकिन वो करता है और वहाँ पे उन्होंने ये मुहासरा कई सालों से लगाया हुआ है। तो उस मेडलिन को आपने कुछ पिछले 1-2 दिनों में देखा, ईद के दिनों में, कि उसके ऊपर पहले कब्ज़ा किया, और क्योंकि वो यूके के फ्लैग के अंडर फ्लाई कर रही थी और इंटरनेशनल वाटर्स में थी, तो टेल अवीव का वहाँ पे हमला करना एक इलीगल एक्ट है और यूके की एडमिन को यूके को कंडेम करना होगा। ये भी नोट किया गया एक्टिविस्ट की तरफ से, और यूके ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि ये मैरीटाइम लॉ में जो आप जिसका झंडा उड़ा रहे होते हैं ना, उसके आप कवानीन के अंदर आते हो, खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। अगर ये इसराइल के प्राइवेट, यानी प्राइवेट तो नहीं कहना चाहिए, इसराइल के जो सॉवरन वाटर्स हैं, जो आपके मुल्क से, हर मुल्क से कुछ पानी एक्सटेंड करता है ना, तो वो उनका एक हिस्सा होता है उसके अंदर, उसमें वो आते हैं, तो वो सब्जेक्ट होते हैं इंटरनेशनल, वो इसराइल के उसके रिएक्शन के ऊपर, कि वो अरेस्ट भी किए जा सकते थे, उन पर हमला भी हो सकता था। लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल वाटर में सेल कर रहे थे और इसराइल ने उनको इलीगली इंटरसेप्ट किया और अपने जो मुहासरा रखा हुआ गाज़ा का, उसको उन्होंने ब्रेक नहीं करने दिया और अरेस्ट कर लिए सारे लोग, हरास भी किया, उन पे पेंट भी फेंका, उन पे कुछ ड्रोन्स के ज़रिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी किया, कुछ अजीबोगरीब मैसेजेस भी प्ले किए वल्गर किस्म के, उनको डराने के लिए। फिर उन पे कब्ज़ा करके उनको जलील किया कि बैठ जाओ इधर, और ये लो बर्गर और ये लो पानी की बोतल, और उनको एक फ़ोटो ऑप्स ली, उनको मजबूर करके, हरास करके। वो बेसिकली ये सब इलीगल है, इसका प्रेमिस इलीगल है। और अभी तक जिन मुल्कों की तरफ से कंडेमनेशन आनी चाहिए थी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आ रही सही तरीके से, और उस पर सिटीजन जो थे वो मुख्तलिफ मुल्कों के। उसकी मिसाल देता हूँ। अब क्योंकि ग्रेटा थुनबर्ग जो लीड कर रही थी, लीड तो नहीं करती बट एक कलीदी किरदार है, पॉपुलर बहुत है अपनी एक्टिविज्म की वजह से, उनको डिपोर्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने डिपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दिया कि ठीक है मैं तस्लीम करती हूँ, और वो स्वीडन जा रही हैं। लेकिन जो यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर हैं,
यानी यूरोपियन की जो पार्लियामेंट उसके एमपी की मानद बनती हैं, रीमा हसन साहिबा, उन्होंने इनकार कर दिया। अब उनको इजराइल में एक डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है इलीगली, बिकॉज शी वॉज अरेस्टेड ऑन इंटरनेशनल वाटर्स, और ला के अरेस्ट कहाँ किया जा रहा है उनको, इसराइल के अंदर, और डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा जा रहा है, बिकॉज शी इज़ नॉट विलिंग टू साइन, कि कहती हैं ये मेरी ये जिल्लत है कि मैं क्यों साइन करूँ कि मैं इसराइल से डिपोर्ट हो रही हूँ, मैं तो इसराइल आ ही नहीं रही थी, मैं तो गाजा जा रही थी जो टेक्निकली फिलिस्तीन है। क्योंकि बेसिकली जो न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करना चाह रही है इसराइल वो ये है कि कोई दो रियासती हल हमें नहीं कबूल, जो कि उनको कभी भी कबूल नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ दानिश्वर वगैरह जो है वो बहुत टिल का जोर लगाते रहे कि कबूल कर लिया जाए, वो कभी नहीं मानते थे इस चीज़ को, और हमें लड़ाई करके ही बाजियाब करना होगा फ़िलिस्तीन को, कोई दूसरा हल नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्लियरली बॉट ऑफ है, इजरायली लॉबी ग्रुप्स बहुत तगड़े हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग, हनी ट्रैपिंग, करप्शन के थ्रू, ब्राइबरी के थ्रू अमेरिकन और यूरोपियन कांग्रेसेस को और पार्लियामेंट्स को कंट्रोल किया हुआ है। तो उनसे तो ये उम्मीद नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती। जो उम्मीद एक्सपेक्ट की जा सकती है वो मुसलमानों से की जा सकती है और गिरदनवा के अरब ममालिक से की जा सकती है। तो ये इनका ये मनसूबा फेल कर गया, बट इसने एक लहर जो है इस मैडलिन जो फ्रीडम फ्लोटिला उसने एक लहर चला दिया। उसके जवाब में अब क्या हुआ कि अब अल्जीरिया से मुख्तलिफ वफूद का एक दस्ता बनाया गया है जिनमें वो लैंड का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और वो बज़रिए रफ़ा यानी इजिप्ट के थ्रू क्रॉस करना चाह रहे हैं। अब उनका बड़ा मार्का ये आएगा कि मिस्र की अपनी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी ब्रूटल किस्म की सिक्योरिटी स्टेट है जो कि इसराइल के बेहस्त पे ऑपरेट की जाती है। उसकी फाइनेंसिंग अमेरिका करता है, डायरेक्टली भी करता है, वाया सऊदी अरेबिया एंड यूएई भी करता है। और जनरल सीसी की जो सिक्योरिटी रिजीम है इजिप्ट की, उसका मेन काम यह है कि इसराइल की बॉर्डर सिक्योरिटी को अंडरराइट करना और पैलेस्टीनियंस को रफ़ा पे इन चेक रखना। फॉर एग्जांपल कई जो आईसिस के मेंबरान जो इजिप्ट में ऑपरेट करते थे आज वो गाज़ा के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियाँ भी यूएई की होती हैं, नंबर प्लेटें, और असला भी उनके पास बड़ा जदीद किस्म का होता है। और जो आपने पिछले दिनों सुनी होंगी खबरें कि गैंग्स हैं जो एड को कंट्रोल कर लेते हैं और उसकी प्राइस को जैकअप कर लेते हैं और लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म करते हैं, वो बेसिकली आपके गल्फ़ स्टेट्स जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं वाया इजिप्ट। और आईसिस जो कि एक पुराना टूल है, पिछले 20 साल से 15 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइली इंटेलिजेंस की तरफ से, इजिप्शियन इंटेलिजेंस, जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस, सऊदी इंटेलिजेंस, इमराती इंटेलिजेंस, यू नेम देम, हर कोई ही कभी ना कभी एलाय और मुखालिफ रहा हुआ है आईसिस का। और ये आप कह लें कि एक बहुत बड़ा इजी टूल रहा है मुसलमानों के रीजन्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसी तरह जो गाज़ा के अंदर सूरत हाल है उसके अंदर अब इजिप्ट का ये ब्लॉकेड तोड़ने जो अल्जीरिया से वफ्द जा रहा है, क्या ये मिलिट्री एक्शन इजिप्ट में फेस कर लेंगे, या अगर इजिप्ट जो है वो एक आस्ता आस्ता यूरोपियन एंगलिंग को देखते हुए एक नई सिमत में जाना चाह रहा है, अगर वो उनको रफ़ा तक जाने दे तो फिर कैसा। तो फिर ये इनके पास तो यूरोपियन पासपोर्ट भी नहीं है, तो मुसलमानों के मुल्क अक्सर इसमें इंडिया वगैरह इस तरह के लोग शामिल होंगे वफ्द के अंदर, तो क्या इन पर गोलियाँ भी बरसाएगी? क्योंकि जाहिर बात है फ़ोटो आप तो तभी होती है जब आप यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स को कश्ती पे आप इज़्ज़त के साथ मोड़ देते हैं वापस। इज़्ज़त तो खैर नहीं, लीगली किया उन्होंने, बदतमीज़ी भी किया, बट आपको कुछ हद तक फ़ोटो ऑप्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर ब्राउन रंग के लोग, वो भी मुसलमान और घटिया पासपोर्ट वाले, वो इजिप्ट के बॉर्डर पे खड़े हो रफ़ा पे, तो मेरे ख्याल में इजरायली उन पर फायर खोल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ होने जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी जो इस पर जा रहे हैं, बरकत डालें उनके काम में। अल्लाह करे हमें और बाकी हम सबको मौका मिले इस वफ़द का हिस्सा बनने के लिए। और अगर इससे बढ़ के अस्करी वफूद जा सकते हैं वहाँ पे, लश्करी वफूद जा सकते हैं, तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इसकी गवाही आपको हिस्ट्री से मिलती है कि बॉस्निया के ख़िलाफ़ जो सर्बिया जो ज़ालिमाना पॉलिसी को इख्तियार कर रहा था, मैस रेप्स और मैस किलिंग कर रहा था, जेनोसाइड कर रहा था, उसमें जो मुख्तलिफ मुहासरे थे सर्बियंस के, जो रशियन बैक थे, जो हमारे रशिया जो बड़ा मॉरल, आपको पता है रशिया बड़ा मॉरल मुल्क है, वो तो एक्सेसिव रेजिस्टेंस का वो तो बाप है। तो सर्बिया के ज़रिए जो वो वॉर क्राइम्स प्रोसिक्यूट कर रहा था बॉस्नियन मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके अंदर एक बहुत बड़ा वफ्द गया था अरब फाइटर्स का, नॉट एड वर्कर्स, फाइटर्स का, और उन्होंने जगह जगह जाके एड प्रोवाइड की थी टू द बॉस्नियन पीपल। और उससे ग्लोबली एक प्लाइट उठी थी कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है, क्या आप लोगों को भूखा नंगा रख रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर वेस्ट का और नेटो का एक इंसेंटिव भी था कि वो बॉस्निया को सपोर्ट करें रशिया के ख़िलाफ़ और सर्बिया के ख़िलाफ़। लेकिन दुनिया ऐसी चलती है यार, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड एंड एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, और दोनों बुनियादी तौर पर मेरे एनिमी हैं, लेकिन मैंने उनसे क्या काम लेना है। तो ये सूरत हाल है ये वफूद की, और जो ये फ्रीडम फ्लोटिलास और फ्रीडम की बस वैगन्स और कैरावैन्स जो चलने लगे हैं इंशाल्लाह, क्या ये एक वाइडर रीजनल मूवमेंट को, तहरीक को स्पार्क कर सकती है कि लोग अपने आप को ह्यूमन शील्ड, अपने आप को एज ए ह्यूमन शील्ड पेश करें, कि अपने लास्ट को, अपनी बॉडी को पेश करें कि मुझे गोली मारो,
हमें अंदर खाना पहुँचाने दो। तो ये भी बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्लैप होगा इसराइल के फेस पे। और इससे जो एक लेफ़्ट की तरफ से एक बड़ी ना भौंडी किस्म की तनकीद आ रही है कि कहाँ है मजहबी तबका, कहाँ, यहाँ है मजहबी तबका। सबसे ज़्यादा चैरिटी गाज़ा को सस्टेन कौन कर रहा है पिछले 50 सालों से? फ़लस्तीन को कौन सस्टेन कर रहा है? लड़ाई कौन करता है वहाँ पे जाके? एड कौन पहुँचा रहा है वहाँ पे? सो हर बंदे हैज़ टू चिप इन। इसको लेफ्ट वर्सेस राइट का इशू नहीं बनाना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। और इसको बॉन्डी पॉलिटिक्स, अपनी लोकल पॉलिटिक्स में पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुआ करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, और जिस तरह कोशिश कर सकते हो, आपकी जो इस्तात सलाहियत है, शेम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कम कर सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है। अल्लाह हमें बड़ा काम करने का मौका दे, बात कम काम बड़ा करने का मौका दे, आमीन। तो इस ज़मन में मैं आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त करूँगा अहले फ़लस्तीन के लिए, अहले गाज़ा के लिए, जो वो फूद चाह रहे हैं, उनकी बाजियाबी के लिए, उनको एड पहुँचाने के लिए। और अल्लाह अब जहमत दे, ख़ास तौर पर रियासत पाकिस्तान को। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी फ़तह दी है, और अब दोबारा पीपल्स पार्टी झूले लेने उस फ़तह के अमेरिका पहुँच गई है। ये एक इंसल्ट है पाकिस्तान की कौम की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तान की कौम की सेक्रीफाइस को, उन शहीदों को जो उस हिंदुस्तान की लड़ाई के अंदर शहीद हुए हैं, सिविलियन और फ़ौजी और एयरफोर्स के, कि आप अमेरिका के झूले लेने फिर चले गए पीपल्स पार्टी वाले। लोग खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत नाराज़गी है हम सब को कि बिलावल भुट्टो ने किसके कहने पे, किस पीआर एजेंट के कहने पे, किस जीनियस ऑफ मार्केटिंग के कहने पे ये कहा था कि मोदी इज़ नेतन्याहू फ्रॉम टीमू। आप मोदी की इंसल्ट कर लें, आप नेतन्याहू पे तनकीद कर लें, उसकी इंसल्ट कर लें, टीमू कोई घटिया चीज़ है, टीमू को हकीर चीज़ है। चाइना ने शाकार पैदा कर दिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, कॉमर्स के, ई कॉमर्स के, जब मुंह तोड़ जवाब दे दिया वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका को, और लतीफ़े के तौर पे हम नहीं कबूल करेंगे। तो जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो तो प्राइम मिनिस्टरियल ड्यूटी कर रहे हैं। अज़रबैजान जाना, टर्की जाना, सऊदियों से बात करना, जॉर्डन से, ये सारे काम करने ही करने हमें। ईद मनाना जाके चीफ़ के हमरा वहाँ पे, ये सब होना है। लेकिन ये इसमें मतलब जिस तरह वो खादिम हुसैन साहब कहा करते थे कि तेनू के ने चमचा बनाया करछा, यानी ये बीच में जाके लुच फ्राई करना, जाके अमेरिका के अंदर वहाँ पे सेनेटोरियल कमिटीज़ को मिल रहे हैं, एनजीओज़ वालों को मिल रहे हैं। ये तो पीपल्स पार्टी की पीआर हो रही है, ये तो पीपल्स पार्टी की नेटवर्किंग हो रही है। तो रियासत को भी मैं कहूँगा और सियासी क्लास को भी कहूँगा कि अकल करें आप लोग सारे। पीपल्स पार्टी दोनों जहान के मज़े करना चाह रही है, दुनिया के भी और आखिरत के भी। मतलब जब पीटीआई कंप्लेंट करती है कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो साथ पीपल पार्टी भी आगे खड़ी हो जाती है। अभी खड़े हुए हैं ना कि नहीं खड़े हुए? तो नून लीग को भी एहसास करना चाहिए इस बात का, और रियासत को भी करना चाहिए कि ये किस बात के झूले ले रहे हैं। बिलावल साहब को किस बात का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जा रहा है, जो उर्दू के 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकते, जो हमारी मादरी ज़ुबान नहीं बोल सकते, हमारी कौमी ज़ुबान नहीं बोल सकते, जो सिंधी, या तो सिंधी के बड़े वो माहिर होते, वो सिंधी भी नहीं बोल सकते। तो खुदारा ये इम्पोर्टेड जो हमारे पैराट्रूपर लीडर हैं बिलावल जैसे, इनको ना इनकी परवरिश के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी गई। ये पाकिस्तान के पानी के लिए और कश्मीर के मुसलमानों की बाजियाबी के लिए लड़ी जा रही है, और लड़ी जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये लोग जो लोग झूले ले रहे हैं ना अमेरिका जाके, जिनका जंग में ताल्लुक भी कोई नहीं था, और सीज़ फायर के अंदर भी उन्होंने सिर्फ शोबदेबाजी की है, ठीक है। ऑफिशियल वफूद की हद तक आप मिलें, जाके सदर को मिलें, एम्बेसडर्स को मिलें, ये प्राइवेट कमेटियों में जाके क्या कर रहे हैं हम। सो इस सब को नज़र रखते हुए अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। उस अमेरिका को अब यूएन का वफ्द गया तो सारी पीपल्स पार्टी का ही भी है, कोई कश्मीरी नहीं लेके गया, आप कोई आप साथ फ़लस्तीनी नहीं लेके गए, आप कोई साथ सूडानी लेके गए। शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं तो यूएई के करने यूएई ने क्या किया? यूएई ने तो आपके हाथ बांधे थे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। जो आपके कुछ हमले हैं, मेरा मुँह ना खुलवाइएगा, इन हमलों में से कुछ हमले अवॉइडेबल थे, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और पूरा पाकिस्तान जानता है। ये इस यूएई के पीछे जो वीज़ा नहीं देता मेरे आदमी को, जो मेरी औरत और को सेक्स मार्केट में वहाँ डालता है, जो मेरे घर के मर्द को वहाँ पे मजदूर बना के उस पर जुल्म करता है और फिर नाचता है हमारे सरों के ऊपर। कराची इन्होंने जलाया, बैरूत इन्होंने जलाया, सूडान में आग इन्होंने लगाई, यमन के गरीब लोगों को, मस्कीनों की वो मौत इन्होंने मारी। ये कोई इस्लाम दोस्त नहीं है, ये कोई हमारे दोस्त नहीं है यूएई वाले, ये सिर्फ एक बफर स्टेट है। इसने आपसे हर चीज़ चुराई है और आप इसका एलाय नहीं बन सकते। ये हमारी ज़ाती करप्शन है, हमारी लीडरशिप की, जो वो कर रहे हैं कि वो एंटोनियो गुटरेस एक 2 नंबर आदमी है यार। गुटरेस ने क्या किया 1.5 साल के अंदर? गिरबान से पढ़ो गुटरेस को, दुनिया को ताकत दिखाओ अपनी। तुमने अभी इंडिया को अपने से 7 बड़े गुनाह मुल्क को शिकस्त दी है। ये भीगी बिल्ली वाला एटीट्यूड नहीं दिखा सकते।
कॉन्फिडेंस दिखाएं आप। सीरिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, दीज आर योर एलाइज। अजरबैजान, चाइना, ये दीज मेक सेंस। वो अमेरिका के जाके फिर झूले ले रहे हैं। हम एक दोबारा अमेरिकन मिसएडवेंचर के लिए नहीं, तैयार नहीं है। मोदी को कबूल करो यार, उसको दो अमेरिका, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए अमेरिका। हमें अमेरिका का हेजेमोनी नहीं कबूल, ख़त्म हो रही है दुनिया के अंदर। तो बहरहाल ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।